हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना पीपीएससी 110 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जितना भी आपका अब तक पूछे गए हैं टॉपिक, बार बार पूछे गए हैं और असाइनमेंट क्वेश्चन में भी वो टॉपिक आपको नजर आएंगे, तो उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं। ये आप चीज एनालाइज कर चुके होंगे अब तक, ठीक है। अगर आप सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा, या आपका अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर आपने देख रखा होगा, ठीक है। तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करने वाले हैं। अब क्यों करने वाले हैं? अगर आपके पास टाइम है पूरी बुक पढ़ने का, तो पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तब भी आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हो। और आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट देखी हुई है, एक एक टॉपिक को पढ़ा हुआ है, तो ये फिर बोलते हैं ना, सुहागन पे सुहागा, पता नहीं कौन सी कहावत है, मुझे याद नहीं आएगी, सोने पे सुहागा, हाँ। तो वो आपके लिए हो जाएगा, बहुत बहुत अच्छी बात होगी कि आप इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर आप ध्यान दे पाओगे, ठीक है। और पूरी बुक पढ़ना फिर टाइम वेस्ट है, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा तो अभी अभी मेन मेन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो, बार बार उनको रिवाइज करो, तो ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट यूनिट से, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इस चैप्टर से आपके 3 टॉपिक से क्वेश्चन बार बार फेर फेर के आया है। तो इस चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन आता है, ये आप याद रखो कि ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आपको एक दो जरूर क्वेश्चन दिखेगा, एक दो तो पक्का ही दिखेगा। तो ये तो आप लिख लो कि हाँ, ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। तो मीनिंग एंड फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आया, टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसे घूम घूम के क्वेश्चन आता रहे, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना है। और अब मैं बता रही हूँ आपको टॉपिक, आपको क्या करना है, अपनी बुक खोलनी है, बुक में टिक करते हुए चलना है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या आपने जहां भी अपने नोट्स बनाए हैं, वहां पे टिक करते हुए कि ये टॉपिक तो भाई करना है, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, ठीक है। रिवाइज भी करना पड़ेगा। एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होता भाई, खुद से भी थोड़ी मेहनत करनी होती है। तो थोड़ी सी मेहनत, खुद अपने एफर्ट लगा लेना, और ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। हाँ, सेकंड टॉपिक है हमारा थ्योरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें हाइपर ग्लोबलिस्ट और स्केप्टिक्स, ये काफी बार पूछा हुआ है, तो इसको करना है। एंड ग्लोबलाइजेशन सॉवरेनिटी, ठीक है। सॉवरेनिटी, ये इससे क्वेश्चन आया। तो 3 टॉपिक को हम पढ़ते हैं, तो निकालते हैं इसकी पीपीटी। कहाँ पे मिलेगी जी? टेलीग्राम पे मिलेगी। तो बीपीएससी 101 का हमको निकालते हैं, तो करते हैं शुरुआत। तो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि पहला जो क्वेश्चन है वो मीनिंग एंड फीचर से आया है। तो क्या मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन का? मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? मतलब जब कोई एक इंसान या कुछ चीजें, एक इंसान या चीज, वस्तु एक से दूसरी जगह पे जाती है वर्ल्ड के अंदर, उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अब तुम एक से दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो तुम कनेक्ट हो पाओगे। तुम एक, मतलब एक चीज को दूसरी जगह पे पहुंचा पा रहे हो, तुम कनेक्टेड होगे। तो इससे क्या होता है, पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो पाता है ज्यादा, ठीक है। ये क्या होता है यहाँ पे हमारे ग्लोबलाइजेशन के अंदर, अगर कोई भी डिसीजन एक जगह पे लिया जा रहा है और उसका इम्पैक्ट, या कोई डिसीजन एक जगह पे लिया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट हमको दूसरी जगह पे दिखता है, तो हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन फ्लो ऑफ आइडियाज, पीपल्स और थिंग्स, कैपिटल, ये सब हमारा केस के अंदर आएगा ग्लोबलाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन जो आप सभी को पता होगी। ग्लोबलाइजेशन के फीचर क्या होते हैं? डीटेल्सलिज्म, डीटेल्सलाइजेशन मतलब जो बाउंड्रीज होती है स्टेट की, वो काफी कम इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपनी वीडियो अपलोड करते हो, क्या मुझे ये बताओ, जो दूसरे देश के लोग हैं वो आपकी वीडियो नहीं देख सकते हैं? आप बोलोगे कि हाँ, हम तो प्राइवेट कर लेंगे, कैसे देख लेंगे? पब्लिक होगी तो देख पाएंगे ना। जैसे मेरी वीडियो है, ये मैं अपलोड करूंगी वाईटी पे, कोई भी देख सकता है सर्च करके, सिंपल सी बात है। ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा के लोग ही देख सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर एक ही देश के लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, सभी देख सकते हैं। तो इसके अंदर बाउंड्रीज काफी कम रिलेवेंट हो जाती है, किसकी वजह से? इंटरनेट और मीडिया की वजह से। अगर कुछ भी होता है तो वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाता है, इंटरकनेक्टेडनेस बनती है, लोग कनेक्ट हो पाते हैं। अब तुम्हारा मामा का लड़का चंडीगढ़ में रहे, या पंजाब पंजाब के अंदर ही है, या वो यूएसए में रहे, तुम बिहार में हो, तो वो तुम उससे कम्युनिकेट कर पाओगे, बात कर पाओगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो बाउंड्रीज होती है वो ब्लर होती हुई दिखती है, लोग कनेक्ट रह पाते हैं। स्पीड, लोगों का एक से दूसरी जगह पे मूवमेंट करने का जो वो वे है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, गुड सर्विसेज को पहुंचाना, वो काफी ज्यादा स्पीडली हो गया। लोग एक से दूसरी जगह पे बहुत ही 1-2 घंटे में पहुंच जाते हैं। पहले देखते थे ना कि
लोग आते हैं, जैसे कोई यूरोप से आ रहा है इंडिया की तरफ, तो कम से कम उसको 21-22 ही बहुत कम दिन हो गए, काफी ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। लेकिन आज एक फ्लाइट पकड़ो भाई, पहुंच गए 3-4 घंटे में। तो ये स्पीड बढ़ गया है। और इन्फॉर्मेशन का तो भाई एक सेंट पे दबाया, बस मिनट में ही इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ऐसा नहीं है ग्लोबलाइजेशन रात रात हो गया, बहुत टाइम ही लगा है। और ये हमारा इम्पेक्ट करता है किसको? इम्पैक्ट करता है पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को, कल्चर को, टेक्नोलॉजी को, ठीक है। हर एक एस्पेक्ट को ये इम्पैक्ट करता है। और जो हमारा ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन ये होता है। आगे हम बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, मतलब कुछ हमारे व्यूज है जो बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन किस कारण से हुआ है। तो दो व्यू है, एक मेटलिस्ट, एक आइडल। मेटलिस्ट बोलते हैं कि देखो लोगों ने सोचा कि देखो हमको छोटा मोटा बिजनेस नहीं करना है, ठीक है। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर करेंगे, बाहर जाके भी करेंगे। तो इसको मेटलिस्ट व्यू बोलते हैं। लोगों ने अपना बिजनेस दूसरी जगह पे भी खोलना स्टार्ट करा, मनी दूसरे देश में भी लगाना स्टार्ट करा, या पैसे वहां भेजना भी स्टार्ट करा, वहां से ट्रेड करना स्टार्ट करा। तो हमारा मेटलिस्ट, ठीक है, व्यू। दूसरे बोलते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं लोगों का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो चेंज हुआ है, ठीक है। वो अपने आप को आइसोलेट करके नहीं रखना चाहते, वो इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हो, अपने कल्चर को शेयर करना चाहते हैं। इसको आइडल व्यू बोलते हैं। अगर हम फेजेस की बात करें तो 3 फेजेस है जो आपको याद रखनी है। 3 फेजेस के अंदर एक आता है ग्लोबलाइजेशन 1.0। ग्लोबलाइजेशन 1.0 के अंदर बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ वेस्ट जो कंट्रीज है ना वही डोमिनेट करती है पूरे ग्लोबल पे, ठीक है। लेकिन जो ये ग्लोबलाइजेशन 2.0, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही कंट्री या फिर एक ही कॉन्टिनेंट पूरे उस पर डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे हमारे और भी अदर कंट्री सामने आ रही है, जैसे हमारा चाइना, ठीक है, जो कि डेवलप हो रहा है किसके कंपेयर में? वेस्ट कंट्रीज के कंपेयर में, ठीक है। और एक है ग्लोबलाइजेशन 4.0, जहां पे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कि भाई अब टेक्नोलॉजी आएगी, इंटरनेट आएगा जो वर्ल्ड को बहुत ज्यादा कनेक्ट बना देगा, एआई टूल्स वगैरह आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिजिटल ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 4.0 बोलते हैं। कितने टाइप्स का होता है? इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोलॉजिकल। तो ये लिखते हैं ना, इकोनॉमिक कंसेप्ट बताते हैं ना कि जो गवर्नमेंट होता है उसका कंट्रोल कम हो जाता है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन एमएनसीज का इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्चर, कल्चर फ्लो होता है, होमोजेनाइज होता है, लोग क्या करते हैं अपने कल्चर को भी फॉलो करते हैं, उनके दूसरे कल्चर को भी फॉलो करते हैं। पॉलिटिकल, वही की गवर्नमेंट का रोल कम है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा हो गया है। मिलिट्री, लोग क्या करते हैं ग्लोबल रिवाइवलरी करते हैं, ग्लोबल और अलायंस बनाते हैं। देखा नहीं है कि हम कुछ कंट्रीज नेटो का मेंबर बन रही है, को हम किसका मेंबर बन रहे हैं बताओ? हम साथ का मेंबर है, ठीक है। और भी आप एक दो इंस्टीट्यूशन का लिख सकते हो। तो ये हमारा काफी बढ़ता जा रहा है। और भी आप लिख सकते हो, और भी डायमेंशन है जो साइंस, स्पोर्ट वगैरह ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे ग्लोबलाइजेशन के टाइप्स हो गए। ये आप लिख भी सकते हो, ये आपको मैंने बीपीएस बीपैक 107 2 के अंदर पढ़ाया गवर्नेंस के अंदर। आगे थ्योरीज की बात करते हैं तो हाइपर ग्लोबलिस्ट बोलता है कि देखो भाई, अब जो ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा डील है किसके लिए? देशों के लिए, क्योंकि इसकी जो इकोनॉमी है ना वो बहुत कम इंपॉर्टेंस रहेगी, उसकी उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही है। तो इसको जो सपोर्ट करते हैं फ्रांसिस फोकोयामा, थॉमस फ्रीडमैन। दो नाम याद रखो कि हाइपर ग्लोबलिस्ट से क्वेश्चन आएगा, दो नाम, फ्रांसिस फोकोयामा और थॉमस फ्रीडमैन, ठीक है। ये बोलते हैं जो देश के बॉर्डर है वो कम रिलेवेंट हो गए हैं। आज देश क्या करते हैं, कुछ करने के लिए अब उनको एक दूसरे से मिलकर काम करते हो, ठीक है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जैसे अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेकर आना है, ठीक है, ट्रेड को बढ़ाना है, तो वो अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, जहाँ पे यूरोप की कंट्रीज अपना क्या करती है, अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेकर आने के लिए वो अपना एक ग्रुप बना के रखी है, यूनियन बना के रखी है, ठीक है। तो स्टेट और नेशन जो पावर है वो लूज कर रही है, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हो। दूसरा स्केप्टिक्स, इसके अंदर बोला जाता है कि ग्लोबलाइजेशन एक रिवोल्यूशन नहीं है, क्रांति नहीं है, जैसे लोग सोचते हैं ना कि एकदम से आगे नहीं। इसका इम्पैक्ट किस वजह से, मतलब ये आया क्यों है, इसका ये एक इम्पैक्ट है एग्जैक्ट डेट होने का, लोगों का मतलब मूवमेंट होने का, ये लोगों का मिलने का, कनेक्ट होने का, उसकी वजह से हमारा ग्लोबलाइजेशन आया। ऐसा नहीं है कि देश और जो स्टेट है उनके रोल कम हो गए हैं, नहीं। आज के टाइम पे नेशन स्टेट का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे हमेशा ये नहीं हुआ है कि भाई जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो उनका रिलेवेंस ही नहीं रहा है, नहीं। आज भी बहुत सी डेवलप रीजन है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जहां पे नेशन आइडेंटिटी आज भी स्ट्रांग है। ग्लोबल कल्चर रिप्लेस नहीं कर सकता, कभी ग्लोबल कल्चर आपके लोकल कल्चर को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये बोलते हैं कि इनइक्वालिटी हमको दिखता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इफेक्ट हमको अलग अलग कंट्रीज में क्या दिखता है, अलग ही दिखता है, ठीक है।
तो ये दो थ्योरी आप कर लेना। सॉवरेनिटी क्या होती है कि जो एक देश के ऊपर अपना पूरा फुल कंट्रोल होता है। जैसे हम अपने रूल्स बनाते हैं खुद, हम कानून बनाते हैं खुद बनाते हैं, कोई दूसरा देश आके नहीं बनाता, तो उसको सॉवरेनिटी बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट कैसे करता है कि देखो, ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कंट्रोल को क्या करती है, कम करती है। गवर्नमेंट सिर्फ लोअर ऑर्डर तक सीमित रह गई है, वो अब वेलफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करती है, क्योंकि एमएनसी कहीं ना कहीं अपने उनके ऊपर प्रेशर डालती है। ठीक है, नए प्लेयर्स आ गए, बड़ी बड़ी कंपनीज, ग्लोबल ग्रुप आ गए, किसके अंदर, रोल के अंदर। ठीक है, गेम के अंदर, और चेंज होने लगा है जो कंट्रीज का काम का करने का तरीका है, वो अब क्या कर रहे हैं, वो अब ज्यादातर मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, वो अब ज्यादातर मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, और ह्यूमन राइट इंटरनेशनल रिलेशन रूल्स को लेकर जैसे जो कंट्रीज है वो आपस में क्या करती है, वो अपना एक ग्रुप बनाती है ग्लोबल रूल ह्यूमन राइट्स को लेकर, जिसमें एक क्लैश रहता है कि इंडिविजुअल कंट्री कुछ और चाहती है कि ऐसा होना चाहिए, जिसकी वजह से हमको कुछ जो कंट्रीज है वो अपने स्टेप बैक कर लेती है, पीछे ले जाती है, क्योंकि वो बोलती है कि देखो भाई हमको ये चीज नहीं पसंद। ठीक है, बोलती कंट्रीज रिस्पेक्ट नहीं कर रही है किसका, इन रूल्स का। तो यही है क्रिटिसिज्म, अनइक्वलिटी बढ़ता है, डीग्लोबलाइजेशन अब हमको बहुत ज्यादा दिखा है। जैसे ब्रिटेन जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, लेकिन उसने क्या करा, ईयू को ब्रेक्सिट कर दिया। रिस्क और अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा इंक्रीज होता है, कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर इंपैक्ट दिखता है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, तो चैप्टर 1 यहीं तक खत्म होता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं बोलूंगी प्लेलिस्ट देख लेना। ठीक है, तो इतना आप याद रखो कि हाँ, ग्लोबलाइजेशन इनइक्वालिटी कम, इनइक्वालिटी बढ़ता है, क्यों, बड़ी बड़ी कंट्रीज बड़ी होती जाती है, रिच रिच होते जाते हैं, पुअर पुअर होते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर से कोई क्वेश्चन इतना बनता नहीं है, तो आप उसको स्किप ही करो। थर्ड चैप्टर पे चलते हैं। थर्ड चैप्टर के अंदर हम देखते हैं आईएमएफ और डब्ल्यू बैंक। ठीक है, तो इससे हम क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए। थर्ड चैप्टर से आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है कौन सा जी, हाँ, एक तो मर्चेंटलिज्म क्या होता है, एज ऑफ मर्चेंटलिज्म। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मर्चेंटलिज्म होता क्या है, ये एक एज है, ये बताऊंगी। लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म, इससे क्वेश्चन आया है, और आईएमएफ से क्वेश्चन आया है। तो तीन टॉपिक आज इससे रखो, मर्चेंटलिज्म, न्यू लिबरलिज्म और लिबरलिज्म, और आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म एंड एज ऑफ मर्चेंटलिज्म। अभी मैं ये पीडीएफ जो है ये सेंड कर दूंगी, इसके अंदर मैंने मेन मेन टॉपिक टिक करके रखे हैं। ठीक है, आप बुक के अंदर ही देख लोगे, इस पीडीएफ के अंदर तो आपको मिल जाएगा कि मेन मेन टॉपिक मैंने टिक कर दिया है, तो इसे देख लो, ये रहा, एज ऑफ मर्चेंटलिज्म, न्यू लिबरलिज्म एंड आईएमएफ। अब मैं इस पीडीएफ को नहीं खोलने वाली क्योंकि टाइम ही वेस्ट होगा। अब देखो हम बात करते हैं यूनिट थर्ड का। तो यूनिट थर्ड जहां पे हम बात करते हैं किसका, एज ऑफ मर्चेंटलिज्म। एज ऑफ मर्चेंटलिज्म क्या होता है, जहां पे मतलब हमारा जो आज की ग्लोबल जो इकोनॉमी है ना, यहीं से इसका इमरजेंस होना स्टार्ट होता है। पहले वर्ल्ड इतना कनेक्ट नहीं था, इतना ज्यादा चीजों को एक्सचेंज या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन आज की जो मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी है उसका राइज होना यहीं से शुरुआत होता है। कब, 16 सेंचुरी से। बोला जाता है कि जो ब्रिटेन है ना, वो अपनी चीजों को एक्सचेंज करने लगा था किससे, दूसरे देशों से, जैसे अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इन कॉन्टिनेंट से वो अपनी गुड्स को क्या करने लगा था, एक्सचेंज करने लगा था। मर्चेंटलिज्म के प्रिंसिपल की बात करें तो बिलीव करते हैं कि देखो, अगर हम कुछ भी चीज देंगे, जैसे हमसे कोई काली मिर्ची मांग रहा है, तो हम उससे सोना लेंगे या कोई प्रीशियस मेटल लेंगे। ठीक है, कि भाई इसके बदले तुम हमको ये हीरा दे दो या फिर ये एक सोने का सिक्का दे दो, तो हम तुमको अपनी मिर्च दे देंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को मेंटेन रखता है, और स्टेट का कंट्रोल होता है किसके ऊपर, इकोनॉमी के अंदर। मार्केट का कोई कंट्रोल नहीं होता है किसके अंदर, मर्चेंटलिज्म के अंदर। ये राइज करता है पावरफुल क्या, नेशन और स्टेट को, कि जो नेशन है, स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसका काफी ज्यादा रोल है। ठीक है, कॉलोनी, हमको कॉलोनी एक्सपेंशन दिखता है, एक्सपेंशन दिखता है, जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज कहीं ना कहीं एक्सपैंड हो रही थी, दूसरे देशों के ऊपर क्या कर रही थी, वो अपना कंट्रोल जमा रही थी और नए नए लैंड्स को एक्सप्लोर कर रही थी। अब ये हमारा यहाँ से जो ये बार्टर से मनी इकोनॉमी का शिफ्ट था, कि पहले बार्टर सिस्टम होता था, थोड़ा थोड़ा मनी का भी हमको शिफ्ट होता हुआ दिखा। मर्चेंटलिज्म का एंड कब होता है, 18 सेंचुरी में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने आप में ध्यान में रखना है कि मर्चेंटलिज्म क्या होता है, थोड़ा सा बस इतना सा ध्यान में रखना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। तो इसके लिए मैं बोलूंगी भाई, ये तुम बीपीएससी 101 का थर्ड यूनिट का ये फेजेस ये पढ़ लोगे ना तो काफी है। अगर ये फेजेस पढ़ लिए तो इसमें तुम इतना लिख के आ जाओगे ना, तुम खुद बोलोगे कि हाँ मैंने क्या क्या लिख दिया है।
ठीक है? तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसको करके जाओ। लिबरलिज़्म इसका पूरा बताया है, कब से स्टार्ट हुआ है, क्या कमियाँ थी, क्या पॉज़िटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। मॉडर्न लिबरलिज़्म इसका भी मैंने पॉज़िटिव इम्पैक्ट बताया और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बताया, न्यू लिबरलिज़्म ये भी बताया। तो इसको पढ़ना प्लीज़, इसको पढ़ लेना, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। आईएमएफ की बात करते हैं तो आईएमएफ देखो, हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट होती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की, ठीक है? जिनका एम था कि हमको पीस मेंटेन करना है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करना है, फ्री एंड फेयर ट्रेड सिस्टम लेकर आना है। ये हमारा जो ये आईएमएफ है, वर्ल्ड आईबीआरडी है, इनका एस्टैब्लिशमेंट होता है, क्रिएशन होता है, यूनाइटेड नेशन बनता है, गैट बनता है, ठीक है? तो ये हमारे फॉर्म हो रहे थे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन। आईएमएफ का बात करें तो आईएमएफ हमारा एस्टैब्लिश किया गया था क्यों? क्योंकि प्रमोट किया जाए इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है? आप लोग कह रही हो कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करें और प्रिवेंट किया जाए कॉम्पिटिटिव करेंसी, ठीक है? और कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है किस चीज में, ग्रेट डिप्रेशन में, कि वो उस टाइम पे हमको बचाएगा ही। और जब भी हमारी सिचुएशन बेकार हो जाएगी तो ये हमको हेल्प करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना एक्सचेंज स्टेबिलिटी को, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन कॉपरेशन बना के रखना, बैलेंस करना ग्रोथ इंटरनेशनल ट्रेड में। तो देख लेना क्या क्या इसके एम है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। आगे हम बात करते हैं आईएमएफ कोटा। आईएमएफ कोटा मतलब ये होता है कि जैसे ये वोटिंग पावर होती है कि जिसके पास ज्यादा होती है वो कोटा के ऊपर डिपेंड करता है। कोटा मिलता कैसे, बेस्ड होता है कि जीडीपी साइज कैसा है, उसका इकोनॉमिक ओपननेस कैसा है, इंटरनेट रिजर्व्स कैसे है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका जीडीपी ज्यादा है तो भाई इसको कोटा ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है? रिफॉर्म कब आया था? 2016 के अंदर आया था, ठीक है? जहां पे डबल किया गया था फाइनेंशियली, मतलब जो कोटा है वो सभी को, मेनली जो उसके मेंबर कंट्रीज है उनको इंक्रीज किया था कि भाई देखो इनका कोटा थोड़ा सा बड़ा करो क्योंकि इनकी जीडीपी बढ़ गई है। आई एम इतना ही है बस, हाँ इतना ही इसके अंदर आपको याद रखना है, ठीक है? और मैं फिर से बोली लिबरलिज्म ये करके जाना, यहीं से करके जाना। देखो फिर तुम कैसे लिख के आते हो आंसर के अंदर। आगे हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट का। फोर्थ यूनिट पे चलते हैं। तो इसके अंदर आपको टिक करना है, इसके अंदर आपको टिक करना है कौन कौन से टॉपिक। तो खोलते हैं। इसके अंदर डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, सॉरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल फंक्शन, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया, इंडिया का क्या हुआ है, ठीक है? तो ये तीन टॉपिक आपको इसमें से लिखने हैं। डब्ल्यूटीओ क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शन, और डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया। इससे क्वेश्चन बार बार आया है तो इसको करते हैं। अब देखो डब्ल्यूटीओ होता क्या है। डब्ल्यूटीओ 1 जनवरी 1995 के अंदर क्या करा गया, एस्टैब्लिश किया गया था, किसके थ्रू? मार्केट एग्रीमेंट। मार्केट एग्रीमेंट हमारा 1994 के अंदर साइन किया जाता है। कब? 1994 के अंदर, ठीक है? 124 कंट्रीज को साइन करती है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई थैरिफ जो कंट्री अपने ऊपर वो लगा के रखते हैं ना, कि ना हम किसी से इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट, तो थैरिफ्स लगा के रखती है। तो उसको क्या करना है, बैरियर को कम करना है, कि रिड्यूस करना है, कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करे। डब्ल्यूटीओ जो कि पहले हमारा क्या था, गैट था, उसको रिप्लेस किया जाता है डब्ल्यूटीओ में, ठीक है? डब्ल्यूटीओ जिसके अंदर 64 मेंबर है, 23 हमारी ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है, ठीक है? ईयू भी इसका पार्ट है। इसका काम है कि टैरिफ्स को, ट्रेड बैरियर्स को कम करना, जो टैक्स लगाए जाते हैं किसके ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर, उनको कम करना। डब्ल्यूटीओ डील करता है ट्रेड गुड्स, मतलब ट्रेड होता है गुड्स के बीच में, सर्विस के बीच में, आइडियाज के बीच में, उनके साथ डील करना कि कैसे ट्रेड होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें। ये हेल्प करता है कि कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट करें ट्रेड को लेकर, और जो भी डिस्प्यूट होगा उनके बीच में वो हम सॉल्व करेंगे बिना किसी किसी को फेवर करे हुए। डब्ल्यूटीओ फेयर इक्वल रहना चाहता है कि ट्रेड जो हो फेयर हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये होता है कि इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी बनाई रखेगी, ठीक है? और हमारा डब्ल्यूटीओ की बात करें तो एनालाइज किया गया है कि डब्ल्यूटीओ ने इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कम से कम इतने ट्रेड बैरियर्स को कम करा है, 32%, मतलब 32% पहले ट्रेड बैरियर्स कंट्री अपने ऊपर थैरिफ्स लगा के रखी थी, रोक लगा के रखी थी कि हम भाई किसी से ट्रेड नहीं करने वाले, तो इसने 32% कम किया है। डब्ल्यूटीओ कंट्रीब्यूट करता है कि नॉर्म्स और वैल्यूज के अंदर भी स्टैंडर्डाइज किया जाए और फॉलो किया जाए, जो डब्ल्यूटीओ के रूल्स है अडॉप्ट किया जाए, जो भी उसके मेजर प्रोविजंस है किसके, ट्रेड एग्रीमेंट्स के, ठीक है? और गेट के बारे में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, डब्ल्यूटीओ के बारे में ही आया है। तो डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल देख लेते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। रेसिप्रोकल है मतलब जिसको जितना बेनिफिट मिल रहा है तो दूसरी कंट्री को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हमसे सामान ले रहा है, अब उसने सामान ले लिया लेकिन उसने जो पैसे दिए उसके बदले वो हमको बहुत कम दिए, सामान दिया उसके बदले वो बहुत कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइंडिंग इन्फोर्समेंट कमिटमेंट कराना, कि जो भी कमिटमेंट होगी उसको इन्फोर्स भी कराना है, इंप्लीमेंट, ट्रांसपेरेंसी बना के रखना और सेफ्टी वैल्यूज के ऊपर भी ध्यान देना। इसके फंक्शन की बात करें तो इंप्लीमेंट, एडमिनिस्ट्रेट और ऑपरेशन, मतलब ये इंप्लीमेंट भी करता है, एडमिनिस्ट्रेट भी करता है। तो
जो डिस्प्यूट होता है उनको नेगोशिएट करता है और सेटल करता है, कि कोई भी डिस्प्यूट होता है ट्रेड को लेकर तो उनको सेटल करता है। टेक्निकल असिस्टेंस एंड ये ट्रेनिंग क्या करता है, ऑफर करता है, प्रोवाइड करता है, किसको, अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज को। कोऑपरेट करता है किसके, अदर इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके कुछ ऑर्गन्स की और मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस की। तो इसके अंदर तीन है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मतलब डब्ल्यूटीओ के जितने डिसीजन लिए जाते हैं वही ये कॉन्फ्रेंस लेती है। ये डिसीजन बनाती है किसको लेकर, मल्टी ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर, ठीक है, सॉरी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर। जनरल काउंसिल जो कि हमारी रियल एग्जीक्यूटिव होती है, अब इन्होंने क्या लिया, डिसीजन लिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन करेगी, हमारी जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल के नीचे आती है हमारी कमेटीज। अब ये कमेटी किसका पार्ट है, इसका जनरल काउंसिल का, ठीक है। ये इसी का ही ऑर्गन है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एरियाज को, ये चीजों के ऊपर ट्रेड को संभालेगी, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर ध्यान देगी। तो अलग अलग कमेटी बना दी जाती है, जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था ना, बीपीएससी 102 के अंदर की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कमेटी बना दी कि ये कमेटी फंडामेंटल राइट के ऊपर ध्यान देगी, या ये कमेटी डीएसपी के ऊपर ध्यान देगी। तो ऐसे ही इसमें कमेटी बना दी जाती है कि भाई तुम ट्रेड को संभालो, तुम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को संभालो, तुम सर्विस को, ठीक है। ये किसके अंदर होती है, डब्ल्यूटीओ के अंदर। ये इंप्लीमेंट करती है कौन, जनरल काउंसिल, ठीक है। तो ये देख लेना, और मैकेनिज्म वगैरह याद मत करना, छोड़ो इसको। और तो है नहीं इसके अंदर कुछ। डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया का देखें तो डब्ल्यूटीओ इंडिया, डब्ल्यूटीओ जो कि फेयर, और वही सेम बात की वही बनाना चाहता है। इंडिया का रोल काफी बड़ा है डेवलपिंग नेशन में देखें तो, जो भी उसको कंसर्न होता है ग्लोबल मीटिंग में उसमें लेकर बात करते हैं काफी ज्यादा। और ये चेंज चाहता है कि जो डब्ल्यूटीओ के रूल है, मतलब ग्लोबल ट्रेड के रूल्स, उनके अंदर चेंज लेके स्पेशली डब्ल्यूटीओ तो अपने रूल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करे, ठीक है। तो कंसर्न और क्रिटिसिज्म की बात करें तो बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट को लेकर, कि बोलते हैं बड़े बड़े नेशन को फेवर करते हैं और डेवलपिंग कंट्री को हार्म करते हैं। काफी वरीय लोग इस चीज को लेकर कि जो इसके रूल है फार्मिंग और पेटेंट को लेकर वो ठीक नहीं है। हमारे इंडियन फार्मर बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज के ऊपर सीड्स और टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा डिपेंड है, ठीक है, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन पा रहे हैं। इश्यूज देखे एग्रीकल्चर के अंदर तो डब्ल्यूटीओ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखता है हमको, क्यों, क्योंकि ये इंडियन फार्मर को डिपेंड कर देता है कि भाई तुमको बड़े बड़े नहीं, महंगे महंगे सीड्स बीज खरीदने ही पड़ेंगे, ठीक है। हाई कॉस्ट बढ़ा देता है किसके लिए, छोटे 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 फार्मर को, वो खरीद नहीं पाते, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर भी हमको काफी बड़ा कंसर्न दिखा है। जो पेटेंट है, राइट है, उनके काफी स्ट्रिक्ट रूल बना दिए, जिनके बेनिफिट बाहर की कंपनी लेके जाती है, इंडिया इतना बेनिफिट नहीं कर पाती है, ठीक है। फेयर कंपटीशन, ये लोग बात करते हैं कि ये फेयर कंपटीशन है, कोई ग्लोबल टीम वर्क नहीं हो रहा है। सर्विस सेक्टर को लेकर काफी बड़ा कंसर्न है, उन्होंने इतना ज्यादा महंगा करके रखा है। बाहर तुम कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, ये प्राइवेट स्कूल के अंदर जाओ, भाई इतना पैसा मांगेंगे, इतना पैसा मांगेंगे कि तुम्हारे सर के बाल उड़ जाएंगे इतना पैसा मांगते हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, गरीब लोगों के लिए बोले, पुअर लोगों के लिए बोले तो बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका इंडस्ट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट देखे तो जो हमारी मीडियम और स्मॉल कंट्रीज है वो कॉम्पिटिट नहीं कर पाती है इनके सामने, वो कहीं ना कहीं लूज कर देती है, वहां पे जॉब वगैरह सब हट जाती है, ठीक है। डिफरेंट व्यूज देखे तो हर कोई कंट्रीज को फेवर नहीं करती है कि भाई देखो फुली हम एग्री नहीं करते डब्ल्यूटीओ के आइडियाज को लेकर, ये हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं। तो ये हम इसके अंदर इतना कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर पे आप आओगे, कौन सा है, 5 यूनिट के ऊपर। तो 5 यूनिट से देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो टिक करने हैं। तो इसके अंदर सिर्फ 2 टॉपिक है, एमएनसी और टीएनसी के कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एमएनसी और टीएनसी होता क्या है, और एक क्वेश्चन आया है टीएनसी इन द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, ये 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो इस टॉपिक को जरूर करके जाना। और तुम टीएनसी इन द ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में लिखोगे तो पहले टीएनसी क्या होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी डाल सकते हो, 20 नंबर की क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला टॉपिक तो भाई इनडायरेक्टली तो बनता ही है पढ़ना, तो इसको भी पढ़ो। एमएनसी और टीएनसी होता क्या है, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज और टीएनसी ट्रांसनेशनल कंपनीज। तो 2 लाइन में तो तुम इसकी फुल फॉर्म ही लिख दोगे। तो ये क्या होती है, बड़ी कंपनीज होती है जो ऑपरेट करके बहुत सारी कंट्री में, ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री के अंदर ही ऑपरेट करेगी, नहीं, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करती है। एमएनसी और टीएनसी दोनों हमको ऐसा लगती है कि भाई सेम सेम सी है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या है, देखो, एमएनसी हमारी वो कंपनी होती है जो कि ऑपरेट 1 से 2 जगह पे कंट्रीज के अंदर करती है। मतलब कोई कंट्री है, वो एक देश के अंदर भी है और दूसरे देश के अंदर भी है, लेकिन उसका जो ओनर है वो एक है, ठीक है, उसका ओनर क्या है, एक है। मतलब कोई कंपनी है जो बहुत सारे देशों के अंदर है, 1 2 3 4 5 काफी देशों के अंदर है, लेकिन उसका जो ओनर है सिर्फ वो एक ही है, ठीक है, एक है। टीएनसी जो कि हमारी ऑपरेट भी बहुत सारे देशों में करती है, लेकिन जो उसका ओनर होता है वो एक नहीं, बहुत सारी कंट्रीज होती है, ठीक है। तो ये होता है 2 और मोर कंट्रीज होती है इसके ओनर, तो होता है टीएनसी। टीएनसी के अंदर ओनर ज्यादा होते हैं, एमएनसी के अंदर एक ही ओनर होता है, तो ये डिफरेंस है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस ना होने के कारण लोग सोचते हैं कि भाई दोनों ही सेम है,
ठीक है। तो ये इसके अंदर हमको दिखता है। एमएनसी का देखें तो एमएनसी और टीएनसी का प्रॉफिट मोटिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का है और सेल्स को एक्सपेंड करना है, एक्वायर करना है रिसोर्सेज को। तो ये सब इनका सप्लाई करना है, डाइवर्सिफाई करना है। भाई देखो ज्यादा से ज्यादा लोग जो सप्लाई हो वो डाइवर्सिफाई हो, लोगों के पास चॉइसेस का जो मतलब वो है डाइवर्सिफाई होना चाहिए कि मतलब ये भी खरीद सको, ये ना मिल रहा है तो ये खरीद सको। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसका ये है कि हर जगह काम करता है, बहुत सारी कंट्रीज में काम करता है, एक जगह एक कंट्री के अंदर नहीं। और ये कोऑर्डिनेट करता है अपने बॉर्डर से बाहर और डील करता है डिफरेंट मार्केट के साथ। बहुत बड़ा प्लेयर है। कंपनीज जो कि आज के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। कभी कभी कंट्री के दे हैव ऑफिस, हाँ एक कंट्री के अंदर इसका ऑफिस होता है, ब्रांच होता है एक या दूसरी कंट्रीज के अंदर, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे स्किल पीपल्स भी होते हैं, तो बहुत सारा पैसा भी ये बनाती है। कौन? हमारी एमएनसी और टीएनसी, जो कि जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, इन्वेस्ट करती है दूसरे देशों में। एमएनसी और टीएनसी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो एमएनसी हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनका एक होम कंट्री होता है, ठीक है। टीएनसी जिसका कोई होम कंट्री नहीं होता है। आगे हम बात करें एमएनसी जो कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है, इसको एक पूरा सेंट्रलाइज कर रखा होता है क्योंकि इसका एक ओनर है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। मल्टीनेशनल कंट्रीज जो कि एक ही डिसीजन मेकिंग लेता है, भाई जो ओनर है वही लेगा। लेकिन टीएनसी में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे मतलब जो लोकल मार्केट है वो खुद अपना क्या करते हैं, अपने मतलब वो खुद ही जैसा उनका लगता है अपने इंटरेस्ट के लेकर वो अपने डिसीजन खुद ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एमएनसी एंड टीएनसी। आगे चलते हैं टीएनसी इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर देखें तो बड़ी जो कंपनीज है हर जगह है, हर जगह आपको दिखेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक कंट्रीज के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर दिखेगी। और ये बढ़ती ही जा रही है। 90s में देखें तो 37,000 थी ये ग्लोबल कंपनीज, लेकिन अब हमारी 50 साल के अंदर 77,000 हो गई है। तो देख सकते हो कितना ज्यादा इनका इन्फ्लेशन बढ़ा है, इन्फ्लुएंस बढ़ा है। तो आईएम देख सकते हैं आप, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा बनाते हैं, बहुत ज्यादा जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्लोबल टीम वर्क की तरह काम करते हैं, एक जगह पे नहीं बहुत सारे देश के अंदर, ठीक है, और मिलके काम करते हैं। ये जो हमारी टेक्नोलॉजी आई है उसने इनके काम करने का तरीका को बदल दिया है। और ये कहीं ना कहीं जगह टाउन के अंदर एक नया प्लेयर बन के आई है। जो कंपनीज है वो बहुत बड़ी प्लेयर बनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ यूएसए की कंपनीज है, नहीं, और भी कंट्रीज है। जैसे वेस्ट के अगेंस्ट में चाइना जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। आगे बात करें इन्वेस्ट और ग्रो करते हैं, वो दूसरे देशों में जाके अलग अलग कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रिसर्च और इनोवेशन की। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वहां पर बहुत ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट होता है, जिससे नई नई चीजें क्रिएट की जाती है और शेयर किया जाता है आइडियाज को दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ये हमारा टीएमसी के अंदर क्या हुआ, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इसका रोल हुआ। और थोड़ा सा इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देखे तो पैसा बहुत, जॉब बहुत बनाती है। जो बाहर की कंपनी तुम्हारे यहाँ पे आके आएगी, कंपनी खुलेगी, तो तुम्हारे यहाँ पे जॉब मिलेगी नहीं, मिलेगी, मिलेगी। तो इससे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। ये हमारी इकोनॉमी बूस्ट करता है, हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल। रूल्स फॉलो करते हैं, भाई देखो जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं उनको फॉलो करते हैं, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब पॉजिटिव बहुत हो गया, नेगेटिव भी देख लेते हैं। ये मैनिपुलेशन होता है, ऐसा नहीं कि हमारे भलाई के लिए आया है, भाई नहीं, ये बिल्कुल अपने मन के अंदर से ये निकाल दो कि वो हमारे लिए आए, वो अपने खुद के लिए आया है। मिसिंग द ग्लोबल ट्रेड। ये बोलते हैं कि देखो ये ऐसा नहीं है कि ये फेयर है, बिल्कुल ओपन है ट्रेड सिस्टम, नहीं भाई, ये हमेशा ये फेयर नहीं होते हैं। वर्कर को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न होता है। आज तुम प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा, लेकिन वो कल को कंपनी डूब गई, तुम्हारी जॉब भी तो डूबेगी, है ना। तो काफी बड़ा थ्रेट रहता है एम्प्लॉयज के अंदर। और ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे देश के अंदर जॉब ही बन जाएगी, सब अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नहीं, ज्यादा जॉब नहीं बनती है। इनको चाहिए पढ़े लिखे लोग, स्किल लोग, ठीक है। जो अनएम्प्लॉय है, जो वो है क्या बोलते हैं उनको, बेरोजगार है, वो तो बेरोजगार ही रह जाएंगे, ठीक है। तो बोलते हैं इतना कोई एम्प्लॉयमेंट की क्रिएट नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं ग्लोबल इनक्वालिटी हमको इसके अंदर दिखता है, पुअर और रिच के अंदर, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या करते हैं, गैप क्रिएट करते हैं रिच और पुअर के अंदर। कौन? हमारी टीएनसी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप तुमको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ लेने का है। तो आज हमने फर्स्ट से लेके 5 यूनिट तक कंप्लीट किया है। आगे मैं आपको 6 to 9 का कंप्लीट कराऊंगी, फिर 10 to 13, ठीक है। तो ऐसी 2 वीडियो और आएंगी, एक कल आएगा एक परसों आएगा। तो एग्जाम से एक दिन पहले, एक नहीं 2 दिन पहले आपको पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 13 को आपको एग्जाम है, तो 11 तक आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ऐसे आपको अभी भी लग रहा है कि कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो आप देख सकते हो। और एक बार मैं आपको उसका लिबरलिज्म का भी पढ़ा देती हूँ, फिर बोलोगे कि यार टॉपिक छोड़ दिया, पूरा नहीं कराया। तो उसको भी करा ही देते हैं साथ के साथ। तो बीपीएससी 101 का यूनिट 3 था, हाँ जी, लिबरलिज्म। एक बार पानी भी पी लेता है।
न्यू लिबरलिज्म और लिबरलिज्म के बारे में था। ओके, देखो, ये रही फेजेस ऑफ लिबरलिज्म। देखो, लिबरलिज्म जो कि हमारा 3 फेजेस के अंदर डिवाइड है, ठीक है? क्लासिकल, मॉडर्न और न्यू लिबरलिज्म। अब हम एक-एक को अच्छे से पढ़ते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म जो कि हमारे क्या है, बोलते हैं देखो हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए चलना चाहिए। हर किसी को पता है क्या इंटरेस्ट है। स्टेट कभी भी एक इंसान के उसके अंदर फ्रीडम के अंदर आके जाके टाँग ना अड़ाए, ठीक है? बोलते हैं कि ज़्यादा सपोर्ट करते हैं नेगेटिव लिबर्टी को। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लेज़िस्फेयर कि गवर्नमेंट तो बिल्कुल कंट्रोल ना करे। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए किसके अंदर, इकोनॉमिक अफेयर के अंदर, ठीक है? तो नेगेटिव लिबर्टी की भाई देखो तुम दूसरे से फ्रीडम चाहते हो, तो वही है हमारा कौन सा क्लासिकल लिबरलिज्म। इसके सपोर्टर है एडम स्मिथ और जेरी बेंथम और जेम्स मिल, ठीक है? जो गवर्नमेंट के रोल को क्या बोलते हैं, मिनिमलिस्ट होना चाहिए, ठीक है? तो इतना याद रखो। जो ये हमारे लिबरल आइडियाज है, ये रिजल्ट कहाँ से आया है, तो फेडरलिज्म जब से यूरोप के अंदर खत्म हुआ है, तो वहीं से हमारा, जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी बना था तो वहीं से हमारा निकल के आया है, ठीक है? और बात करें ये जो हमारे जॉन स्लॉक है, जैफरोन है, ये क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि जो लोगों के पास राइट्स होती है ना, हम गवर्नमेंट द पार्ट ऑफ द नेचर, हाँ, बोलते हैं जो लोगों को राइट्स मिलती है ना, वो ऐसा नहीं है कि सरकार देगी, लोगों को अधिकार बाय बर्थ मिलता है, ठीक है? जो अधिकार है ना, वो मेरे को भगवान ने दिया है, मेरे को बोलने का अधिकार मेरे भगवान ने दिया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कल को कोई भी आके बोले कि भाई तुम बोल नहीं सकते हो, अब ऐसा नहीं है कुछ भी बोलना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कुछ भी बोल सकते हो तुम। तो गवर्नमेंट का काम है मेरी राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है? जो मेरे अधिकार है उनको प्रोटेक्ट करने का किसका काम है, सरकार का। ना कि सरकार ये डिसाइड करेगी किसको अधिकार मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो ये कौन बोलते हैं, हमारे क्लासिकल लिबरलिज्म वाले, ठीक है? ये बोलते हैं देखो पहले 70s में आगे बात किया कि कुछ लोग बिलीव करते थे कि जो राइट्स है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी इसको देना है किसको नहीं देना, लेकिन जॉर्ज सर्फ और जाफरों ने लोगों का ये वहम भी तोड़ दिया। हाँ, हेवुड क्या बोलते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देता है ह्यूमन बीइंग के सेल्फ इंटरेस्ट को, कि उसका सेल्फ सफिशिएंट बने, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, वो अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन है जो भी हो रहा है उसके साथ वो खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर आज कुछ भी हो मेरी लाइफ में तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर कुछ भी होता है, ऐसा नहीं कि भाई इसने मेरे से बोला था तो मैंने ये कर दिया और फिर मेरे साथ ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेगेटिव इम्पैक्ट हमको ये दिखता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, ठीक है? लेजिस्फेयर मार्केट होता है, ये तो हमको पता है, लेजिस्फेयर जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा कैपिटलिज्म बढ़ता है, ठीक है? गवर्नमेंट है नहीं, ठीक है? गवर्नमेंट का इतना रोल है नहीं, मार्केट फ्री है बिल्कुल, तो कैपिटलिज्म राइज हो गया। अब क्या होता है कि मेन प्रॉब्लम ये होती है, जो प्रॉफिट है वो कुछ ही लोगों के हाथ में था, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में। सभी के हाथ में क्या नहीं था, पैसा नहीं था। तो बहुत सारे लोग जो कि बेनिफिट नहीं उठा पा रहे वेल्थ का, ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो इसकी वजह से पॉवर्टी बनता है बहुत सारे लोगों में। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, सर्विसेज बहुत बन रही थी, गुड्स बहुत ज्यादा बन रहे थे, वो भी मैसिव लेवल पे। अब तुम सामान बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, जैसे तुम्हारी मम्मी रोटी बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, लेकिन उसको खाने के लिए कोई नहीं है, ठीक है? ऐसे ही मार्केट के अंदर सामान बना ही जा रहा था, बना ही जा रहा था, वो भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा था इस वजह से। लेकिन खरीदने के लोग नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर लोग पॉवर्टी फेस कर रहे थे, तो उनके पास खाने के लिए नहीं। तुमको लगता है कि वो तुमसे सामान खरीदेंगे? वैसा ही नहीं है। तो मार्केट उस टाइम पे गिर जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिप्रेशन आता है। मार्केट गई, ठीक है? इंडस्ट्री क्लास के हाथ में पावर थी, इकोनॉमिक डिसीजन वही ले सकते थे, तो ये मेन ड्रॉबैक था किसका, क्लासिकल लिबरलिज्म का और फेजिस लेजिस फेयर मार्केट इकोनॉमी का, ठीक है? अब होता क्या है हमारा, आगे आता है हमारा फिर इसके बाद मॉडर्न लिबरलिज्म एंड वेलफेयरिज्म। अब 20वीं सेंचुरी में अब वर्किंग क्लास बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब तुम्हारे घर में मतलब तुमने एक दुकान खोली है जिसमें तुमने बहुत सारा सामान बना लिया है। अब जो सामान बना रहा था तुम उसको बोलोगे भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म, क्योंकि तुमने बहुत सारा सामान बना लिया है। अब ये बिक जाएगा तो तुम फिर बुलाएंगे हम तुमको, फिर सामान बना देना, ठीक है? तो ऐसी है। इसके अंदर सामान बहुत ज्यादा बन गया, मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं था, तो लोगों को निकाल दिया गया, जिसकी वजह से वर्किंग क्लास राइज हो गई। अब वो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि देखो भाई ये क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि भाई तुम नेगेटिव लिबर्टी को क्यों सपोर्ट करते हो, लेजिस फेयर मार्केट तो बहुत बेकार है। अब इसकी वजह से हमारा एक नया फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म आता है, मॉडर्न लिबरलिज्म, जिसको हम वेलफेयरिज्म बोलते हैं। यहाँ पे जो जॉन सॉर्ट है वो बोलता है पॉजिटिव लिबर्टी की बात, कि अब हमको नेगेटिव से क्या करना है, अब हमको करना है पॉजिटिव लिबरलिज्म। पॉजिटिव लिबरलिज्म, जेएस मिल, टीएच ग्रीन, एल्टी होमस, एल ये एच
HJLS की जो भी है यार, डेवलप करता है पॉजिटिव कंसर्न ऑफ लिबर्टी, कि अब बहुत हो गया कि हम गवर्नमेंट से पीछा छुड़ाने की बात कर रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बोलते हैं अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस होता है कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा जाता है, ब्रिटेन में, फिर अमेरिका में, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देती है, अनएम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट देती है, मेडिकल केयर प्रोवाइड करती है, फैमिली अलाउंस, ये सब कुछ देती है। ठीक है, हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ पे आता है कि गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर के लिए काम करेगी, सिंपल से इसका इतना ही कहना है। ठीक है, तो नेगेटिव जो रोल है इसका ये है कि देखो, अब आते हैं मेरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिंपल सी बात है, तुम्हारे ऊपर कितनी अच्छी सरकार हो, अगर तुम वॉर में जा रहे हो तो तुम्हारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, ये तो है। तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी, वही फिर से इकोनॉमी फिर से डूब गई। गई इकोनॉमी, लोग बनाते लीग ऑफ नेशन कि भाई अब पीस बनाया जाएगा, सेटलमेंट किया जाएगा, और यहीं पे हमारे नाजी हिटलर ये निकल के आता है। नाजी हिटलर वैसे एक ही था, हिटलर निकल के आता है। ठीक है, और ग्रेट डिप्रेशन तो वैसे ही आ गया था, क्यों, वॉर की वजह से। फिर से एक और नया फेज आता है, जहां पे बोलते हैं कि बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए सरकार, सरकार ने बहुत कर दिया। सरकार बोलता है ना कि सरकार वो करेगी, भाई नहीं, सरकार बहुत अच्छी है, देख लिया कितना कर दिया हो। सरकार ने हमको डुबा दिया, वॉर में चली गई, और वॉर में इतना पैसा लगा दिया कि हमको ही, हमारी ना जॉब रही ना खाने के लिए कुछ रहा। तो फिर न्यू लिबरलिज्म आता है। न्यू लिबरलिज्म क्लासिकल लिबरलिज्म ही था, इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाती है, जिसको हम न्यू लिबरलिज्म बोलते हैं, और इसको हम रिस्टोर करते हैं, मतलब लेजिस फेयर और इंडिविजुअलिज्म को ही रिस्टोर करते हैं। तो ये बोलते हैं कि वेलफेयर स्टेट अच्छी नहीं है, इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि अब गवर्नमेंट भाई इकोनॉमी एक्टिविटी में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक इसके फेवर करता है। न्यू लिबरलिज्म जो फुली ऑटोनॉमी की बात करते हैं, इंडिविजुअल के पास पूरा फ्रीडम होना चाहिए, मार्केट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, और लेजिस फेयर इकोनॉमी को प्रमोट करना जितना हो सके। ठीक है, कंपटीशन बना के रखना है। गवर्नमेंट बिल्कुल भी अपना रोल प्ले नहीं करेगी, गवर्नमेंट का कोई मतलब ही नहीं है इकोनॉमी से, बोलते हैं नहीं भाई गवर्नमेंट अपना संभाले। ठीक है, मार्केट बिल्कुल, ट्रेड कैपिटल सब फ्री रहेगा, ये सब कुछ होना चाहिए। एडम स्मिथ बोलते हैं कि देखो भाई, जो वेल्थ ऑफ नेशन होना चाहिए, मतलब जो वेल्थ है, जो तुम्हारी इकोनॉमी है ना, उसके अंदर जो वो, मतलब जिसके हाथ में होनी चाहिए, वो इनविजिबल हैंड होना चाहिए, वो किसी को दिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वो पता ही नहीं है भाई कौन है। ठीक है, वो पता ही नहीं है। गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही रोल प्ले ना करे, बहुत कम इंटरफेयर करे किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, वही है कि फोकस करता है ये पॉवर्टी इनइक्वालिटीज के ऊपर भी, इंडिविजुअल की फ्रीडम के साथ साथ इन चीजों के ऊपर भी फोकस करता है। और 1990s में हम लिबरलाइजेशन अपने यहाँ पे लेकर ही आते हैं। और नेगेटिव इसके अंदर बताया गया है कि भाई कितना ही तुम कह लो, लेकिन हमको अभी भी क्राइसिस दिख रहा है, यूरो क्राइसिस, लेमन क्राइसिस। ठीक है, और ये सारी चीजें हमको बहुत ज्यादा दिख रहा है, और कहीं ना कहीं जो मार्केट है उसका भी हमको इतना अच्छा नहीं दिखा है, कि मार्केट बहुत अच्छा है, डिप्रेशन हमको बहुत ज्यादा दिखता है। तो ये इसका आप लिमिटेशन लिख सकते हो। मार्क्सिस्ट क्रिटिसाइज करता है लिबरलिज्म कमिटमेंट को कि ये अच्छा नहीं है, ये इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सब कुछ होता है, नहीं, अनइक्वल क्लास होती है, और ये रियलिटी इग्नोर की जाती है। फैमिलिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि भाई तुमने वुमेन की तो बात ही नहीं करी, फीमेल नॉर्म्स है इसमें। तो 21 सेंचुरी में हमको बहुत सारे क्राइसिस दिखे, किसकी वजह से, लिबरलिज्म की वजह से, जैसे यूरो क्राइसिस। ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस हमको 2007 के अंदर दिखा था, तो ये इसका हमारा नेगेटिव कंसर्न हुआ। तो आप इतना लिख के आओगे तो बहुत है, बहुत ज्यादा है, ये सच में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्लासिकल लिबरलिज्म और वेलफेयरिज्म के बारे में थोड़ा थोड़ा भी याद रहेगा, जितना मैंने पढ़ा है उसमें 70% भी याद रहेगा, तो भाई काफी है, इतना लिख के आ जाना, काम आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से ना कवर करके आप यहाँ से इजी पकड़ो और काम खत्म करो अपना। तो तुमको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई दिक्कत परेशानी तो बताने का है। तो इन टॉपिक को खत्म करो और बार बार रिवाइज करो, एक एक बार अच्छे से, और अच्छे से पढ़ना है इन्हीं टॉपिक को, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, तो वहां से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इनको बार बार रिवाइज करोगे, क्योंकि पता है पेपर इसी में से आना है, तो इन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखे, ख्याल रखे, बाय।